Devanamapiyya, the king Piyadasi, wishes that all sects may dwell in all places, for all seek self control and purity of mind. For whosoever praises his own sect or blames other sects, all this out of pure devotion to his own sect, that is, with the view of glorifying his own sect. If he is acting thus, he rather injures his own sect very severely. But concord is meritorious. That is, they should both hear and obey each other's morals. For this is the desire of Devanamapiyya, that all sects should be both full of learning and pure in doctrine. ये थोड़ी अजीबोगरीब लगने वाली इंग्लिश में मैं जो पढ़ रही थी वह सम्राट अशोक के कुछ शिलालेखों का इंग्लिश ट्रांसलेशन था। एक बहुत पुरानी भाषा के बहुत पुराने दस्तावेज को एक मॉडर्न लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने की वजह से कुछ चीजें सुनने में अजीब लगती हैं, लेकिन इस शिलालेख में सम्राट अशोक जो विभिन्न धार्मिक समुदायों को मिलजुल कर रहने और एक दूसरे से सीखने का संदेश दे रहे हैं, वह आज के किसी लीडर के मुंह से भी सुनने को मिल सकता है। खैर, आज हम इन शिलालेखों के संदेश को समझने नहीं बैठे हैं, लेकिन इसके बारे में बात इसलिए करेंगे क्योंकि ये हमारे आज के टॉपिक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो जितना मैंने शिलालेख को पढ़ा उसमें सम्राट अशोक का नाम कहीं नहीं था। जो एक नाम या परिचय था वह था देवनामप्रिय राजा पियदासी। राजा पियदासी जो देवों के प्रिय हैं, और ज्यादातर शिलालेखों पर खासकर जो शुरुआत में मिले थे सम्राट अशोक का नाम नहीं है, सिर्फ देवनामप्रिय पियदासी की बात हो रही है, जिस नाम का जिक्र किसी भारतीय लेखन में नहीं था। तो हमें कैसे पता चला कि ये सम्राट अशोक के शिलालेख थे? मामला एक्चुअली और भी कॉम्प्लिकेटेड है। जिस लिपि में ये लिखे गए थे उसका इस्तेमाल जब तक ये शिलालेख 19वीं सदी में मिले तब तक बिल्कुल बंद हो चुका था। इनको पढ़ना और समझना हमारे वश का नहीं था। फिर कैसे पढ़ी गई ये प्राचीन लिपि? ऐसे सवाल बुनियादी बातें के इस 5वें एपिसोड के टॉपिक को रिप्रेजेंट करते हैं, साइंस ऑफ हिस्ट्री। जो हमें इतिहास के बारे में पता है वह कैसे पता है? जब ऐतिहासिक लोग अपनी जिंदगी जी रहे थे तब उन्हें थोड़ी ना पता था कि 20वीं और 21वीं सदी में उनकी जिंदगी के बारे में स्कूल कॉलेज के बच्चों को पढ़ाया जाएगा और उसके लिए उन्हें टेक्स्ट बुक्स की जरूरत होगी। इतिहास हमारे लिए टेक्स्ट बुक्स छोड़कर नहीं गया है। फिर हमारी टेक्स्ट बुक्स कैसे लिखी जाती हैं? कैसे पता है हमें कि कोई सम्राट अशोक थे, किन के बेटे थे, किन के पोते थे, क्या लड़ाइयां लड़ी उन्होंने, उनके साम्राज्य का नक्शा कैसा था, वगैरह वगैरह। सम्राट अशोक के शिलालेखों के उदाहरण से समझने की शुरुआत करते हैं। 19वीं सदी में ईस्ट इंडिया कंपनी के कई ऑफिसर्स एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के सदस्य थे और भारतीय इतिहास को लेकर उत्सुक। पूरे भारत से उनके साथी उन्हें ऐतिहासिक तौर पर महत्वपूर्ण लगने वाली चीजें भेजते रहते थे। उन चीजों में थी कई शिलालेखों की कॉपीज जिनकी लिपि समझ में नहीं आती थी, लेकिन ये दृढ़ प्रतिज्ञ लोग बिना समझे भी भारत के विभिन्न हिस्सों से शिलालेख की कॉपी बना बनाकर भेजे जा रहे थे। ध्यान रहे कि इस समय उन्हें मौर्य साम्राज्य के इतिहास, सम्राट अशोक की कहानी, यहाँ तक कि बुद्ध धर्म के भारतीय इतिहास के बारे में भी कुछ पता नहीं था। लेकिन लोगों ने यह तो नोटिस किया कि दूर दूर से आने वाले ये शिलालेख काफी हद तक बिल्कुल एक जैसे दिखते थे। यह भी देखा गया कि यही लिपि कई सारे सिक्कों में भी देखने को मिलती थी पूरे भारतवर्ष में। लेकिन उत्तर पश्चिमी भारत के हिस्सों में कुछ ज्यादा काम की चीज मिली। वहां के सिक्कों पर 2 लिपियों में लेखन था। उनमें से एक ग्रीक थी। ग्रीक इन लोगों की समझ में आती थी, तो यह मानकर कि ग्रीक और इस लिपि में सिक्के पर एक ही बात लिखी होगी, उन्होंने इस लिपि के अक्षरों को समझने की कोशिश की और कई सारे अक्षर समझने भी लगे। फिर ये लिपि सांची से आने वाली ईंटों पर मिली। आज हम जानते हैं कि सांची बहुत बड़ा बौद्ध सेंटर था प्राचीन भारत में और हम वहाँ की इमारतों को भी पहचानते हैं, लेकिन तब वहाँ के स्ट्रक्चर्स की हालत बहुत खराब थी। वे खंडहर बने हुए थे और किसी को उन इमारतों और स्तूपों का इतिहास नहीं पता था। इन ईंटों पर लिखी चीजें काफी अलग अलग दिखती थी, लेकिन उनका अंत एक जैसा दिखता था। यह अंदाजा लगाया गया कि इन ईंटों पर ईंट दान करने वाले का नाम होगा, जो कि एक परंपरा सी थी। और अंत में जो एक जैसा शब्द दिखता है वह संस्कृत शब्द दानम होगा, क्योंकि वो दान किया गया है। तो इस तरह से द, न और म पढ़े गए। धीरे धीरे करके बाकी अक्षर भी पजल की तरह सॉल्व किए गए और शिलालेख पढ़े गए। और उसके बाद आई एक नई पहेली
ये देवनामप्रिय प्रियदासी कौन है? होना तो कोई बहुत शक्तिशाली इंसान चाहिए, क्योंकि पूरे भारत में इसने शिलालेख लिखवाए। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि इस नाम का जिक्र किसी संस्कृत स्रोत में था ही नहीं, जबकि राजाओं के नाम की लंबी लिस्ट कई जगहों पर थी। अब यहां से कहानी को शिफ्ट करते हैं श्रीलंका में। श्रीलंका में बौद्ध धर्म बहुत पुराना है और वहां के बौद्ध भिक्षुओं ने वहां का राजनीतिक और धार्मिक इतिहास लिखित स्रोतों में मेंटेन कर रखा था 2000 साल से भी ज्यादा समय की परंपरा में। और वहां पर बौद्ध धर्म ये माना जाता है कि अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा लेकर गए थे। क्योंकि बौद्ध धर्म भारत से गया, उन बौद्ध स्रोतों में भारत और भारत के राजाओं का भी जिक्र है। उसमें जिक्र है भारतीय राजा देवनामप्रिय प्रियदासी का। और एक जगह बताया गया है कि उनका एक नाम अशोक भी है। तो पूरे भारत के शिलालेखों को लेकर श्रीलंका के एक पुराने बौद्ध धर्म के स्रोत से हमें उस जगह से, जिसे आज हम बिहार के नाम से जानते हैं, शासन करने वाले एक सम्राट के बारे में पता चला। शिलालेख कहाँ कहाँ फैले हुए थे, उससे उनकी साम्राज्य की सीमाओं का भी पता चला। उस समय की राजनैतिक, आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक परिस्थितियों के बारे में पता चला। अशोक और उनके पूर्वजों के नाम भारतीय स्रोतों में आते हैं, तो उससे उनके आगे पीछे के राजाओं और उनके साम्राज्यों के बारे में भी पता चला। लेकिन जिन स्रोतों में ये नाम आते हैं, उनसे उनके साम्राज्य के समय का सही से पता नहीं चलता। और इन समयों को पता करने के भी कई रोचक तरीके हैं। जैसे कि दुनिया में अलग अलग जगहों पर लिखित स्रोतों में दूर दराज के समकालीन राजाओं के नाम भी आते हैं। अगर किसी तरह से उनमें से किसी और राजा का ऐतिहासिक समय हमें पता है, तो उससे दूसरों का भी पता चल सकता है। जैसे कि अशोक के एक शिलालेख पर मकदूनिया और मिस्र के राजाओं का जिक्र है, जिनके पास उन्होंने डेलीगेशन भेजी थी महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं के प्रचार के लिए। उन दोनों राजाओं के शासन का कॉमन टाइम हमें मालूम है वहां के स्रोतों से, कुछ सालों का ही था। और इस शिलालेख से ये भी लिखा था कि उस समय अशोक के शासन का कौन सा साल चल रहा था। तो इन दोनों चीजों को मिलाकर यह पता चला कि अशोक लगभग किस साल में राजा बने थे। शिलालेख पढ़े जाने से और उनकी पहचान सम्राट अशोक के साथ होने से ये शिलालेख प्राचीन भारतीय इतिहास को देखने के लिए कोई छोटा सा की होल नहीं, बल्कि बड़ी सी फ्रेंच विंडो बन गए। टेक्स्ट बुक्स लिखने के लिए काफी मटेरियल मिल गया। ये इंटरेस्टिंग कहानी तो है ही, लेकिन इसमें कई सूत्र भी छिपे हुए हैं कि हम इतिहास के बारे में चीजें किस तरह से पता करते हैं। जो पुरानी लिपियां भूली चली गई हैं, उनको पढ़ने के लिए अक्सर ही इस तरह की तरकीबें अपनाई जाती हैं। जैसे कि अंदाजा लगाना कि जो लिखा है उसका सब्जेक्ट क्या है, और फिर उससे अक्षरों को समझने की कोशिश करना। प्राचीन मिस्र, इजिप्ट के बारे में आज हमें बहुत कुछ पता है, क्योंकि वो लोग बहुत कुछ लिख के गए हैं। लेकिन आधुनिक जमाने में हम उनकी लिपि और भाषा दोनों ही भूल चुके थे। लिपि और भाषा पढ़ने में कई साल लगे, कई लोगों को काम करना पड़ा। लेकिन उसमें एक जिस चीज से काफी सहायता मिली, वो ये अंदाजा लगाने से कि कई जगहों पर राजा और रानी के नाम लिखे हैं। और दूसरे प्रमाणों से ये भी पता लगा कि उनमें से कई उस समय की लिखावट है जब वहां पर ग्रीक्स का शासन था। तो उन लिखावटों में टॉलेमी और क्लियोपैट्रा जैसे शब्दों को ढूंढने की कोशिश की गई, जो शब्द ग्रीक इतिहास जानने की वजह से हमें पता थे। मिस्र की लिपि पढ़ पाने में बहुत बड़ा योगदान एक शिलालेख का माना जाता है, जिसे रोजेटा स्टोन कहते हैं। उसमें 3 लिपियों में कुछ लिखा है, और यह मानकर उस पर काम हुआ कि उन तीनों में एक ही चीज लिखी है। उनमें से एक लिपि पुरानी ग्रीक लिपि थी, जो तब तक पढ़ी जा चुकी थी। बाकी दोनों प्राचीन मिस्र में इस्तेमाल होने वाली लिपियां थीं, जिन्हें अब पूरी तरह से पढ़ा जा सकता है। जब मिस्र की लिपियां पढ़ी जाने लगी, तो मिस्र के इतिहास के बारे में इतना कुछ पता चला कि समझिए फ्रेंच विंडो नहीं खुली, बल्कि एक बांध टूट गया। जो लिपियां या भाषाएं पढ़ी जा सकती हैं, उनके स्रोतों से इतिहास के बारे में पता चलता है। लेकिन लिखित स्रोतों को अक्षरशः नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि जो लिखा गया उनका अपना कुछ उद्देश्य था, और वह उद्देश्य 20वीं और 21वीं सदी के लिए सच संभाल कर रखना नहीं था। उनके अपने समय के हिसाब से वैयक्तिक, राजनैतिक, धार्मिक या और तरह के उद्देश्य थे। जैसे कि जब राजाओं के चारण उनके युद्धों के बारे में लिखते हैं, तो खूब बढ़ा चढ़ाकर लिखते हैं। उनके काव्य से घटनाओं के बारे में कुछ तो पता चल सकता है, लेकिन अतिशयोक्ति को पहचान कर उसमें से वास्तविक विवरण क्या है, ये निकालने की जरूरत पड़ती है। हमारे पुराणों और दूसरे ग्रंथों में अक्सर राजाओं का शासन सदियों या शताब्दियों का बताया जाता है, जो कि ऑब्वियसली सच नहीं है। हालांकि राजाओं के नाम कई बार असली होते हैं। राजनीतिक और डिप्लोमेटिक पर्पसेस के लिए जो कुछ लिखा जाता है, उनमें भी अक्सर अतिशयोक्ति होती है, या कभी कभी फैक्ट्स को भी घुमा फिरा कर प्रेजेंट किया जाता है।
अशोक के शिलालेखों में जहां मिस्र और मकदूनिया के राजाओं का जिक्र है, वहां यह कहा गया है कि उन जगहों पर भी बौद्ध धर्म छा गया था, लेकिन वहां के ऐतिहासिक शोध में इसका कोई प्रमाण नहीं है। अशोक के डेलीगेशन को निश्चय ही सम्मान मिला होगा, क्योंकि वे एक बड़े साम्राज्य के प्रतिनिधि थे, लेकिन बौद्ध धर्म का छा जाना एक बड़ी अतिशयोक्ति है। तो लिखित स्रोतों से हमें जो पता चलता है उसे या तो दूसरे लिखित स्रोतों से या दूसरे तरह के प्रमाणों से वेरीफाई करना पड़ता है। जिस बात के लिए जितने ज्यादा अलग अलग तरह के प्रमाण मिलते हैं और जो चीजें बाकी प्रमाणित चीजों के साथ फिट होती हैं, उन पर हम ज्यादा भरोसा कर सकते हैं। जैसे कि जब हमें शिलालेखों और श्रीलंका के स्रोतों से अशोक के राज शुरू होने का समय पता चला, तो वह समय उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य के समय से फिट भी होता था। तो इस जानकारी पर हमारा भरोसा और बढ़ गया। अगर ये समय चंद्रगुप्त मौर्य के पहले का निकलता तो हमें पता होता कि किसी एक में तो गलती है, या तो हमें चंद्रगुप्त मौर्य का समय गलत पता है या फिर अशोक का। लिखित स्रोतों में गैप भी होते हैं। इन शिलालेखों से बहुत कुछ पता चलता है, लेकिन सब कुछ नहीं। इसलिए भी अलग अलग तरह के स्रोतों से मिलाकर इतिहास का पुनर्गठन किया जाता है। आर्कियोलॉजी, पुरातत्व एक ऐसा सोर्स है जिसमें पुरानी ऐतिहासिक साइट्स को खोदकर निकाला जाता है और उनका अध्ययन किया जाता है। शिलालेख, सिक्के जिन पर कुछ लिखा हो, इस तरह के लिखित स्रोत तो अक्सर आर्कियोलॉजी से मिलते ही हैं, लेकिन जो और भी पुराने फिजिकल एविडेंस मिलते हैं, उनके अध्ययन में भी कई तरह के साइंटिफिक डिसिप्लिन्स काम आते हैं। अगर कोई कार्बनिक अवशेष मिलते हैं तो उनकी कार्बन डेटिंग की जा सकती है उनका समय पता लगाने के लिए। अनाज के अवशेष अगर मिलते हैं तो वैज्ञानिक उनकी स्टडी करके पता लगा सकते हैं कि वे जंगली अनाज है या खेती से उगाए हुए। इस तरह के अवशेषों से हमें पता चलता है कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों में इंसानों ने खेती करना कब सीखा। जानवरों के अवशेष से भी जंगली और पालतू जानवरों का फर्क पता चलता है। कभी कभी बनाए हुए खाने या कचरे के अवशेषों से पता चलता है कि लोग क्या खाते थे। जो सामान हमें खुदाई में मिलता है उसमें कई बार दूसरी जगहों से आया हुआ सामान या सिक्के होते हैं। इनसे पता चलता है कि दुनिया के किस हिस्से से उन लोगों के व्यापारिक संबंध थे। किस तरह की इमारतें मिलती है, इससे उनके सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक जीवन का भी पता चलता है। जैसे कि पिछले 1000-1500 सालों में भारत में मंदिरों के अवशेष अक्सर ही मिलते हैं। कई मंदिरों में अभी भी पूजा होती है, जबकि घरों के उतने नहीं मिलते। घर अक्सर ही लकड़ी या मिट्टी से बनाए जाते थे, कमजोर होते थे, लेकिन मंदिरों को ज्यादा महत्व दिया जाता था। वे अक्सर पत्थर के बनाए जाते थे, इसलिए उनके अवशेष ज्यादा बचे हैं। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों में घर बहुत मिलते हैं। वहां घर ईंटों के बने थे। वहां पूरे पूरे शहरों के अवशेष मिलते हैं और शहर ऐसे जैसे कि बिल्कुल एक जैसे प्लान किए गए हों। ये एक काफी अलग तरह के समाज की तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। मंदिरों पर वापस जाएं तो उनमें कई जगह जमीन पर गेम्स इच किए हुए होते हैं। पच्चीसी या फिर गोट और टाइगर जैसे गेम जो लोग कौड़ियों के साथ खेलते थे, जिससे पता चलता है कि मंदिर सिर्फ पूजा पाठ की जगह नहीं होती थी, बल्कि सामाजिक मेल जोल की भी जगह होती थी। लोग यहाँ साथ में बैठकर गेम्स खेलते थे। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि दोस्तों की बैठक लगती होगी, कौड़ियां निकाली जाती होंगी और दुनिया भर की बातें होती होंगी। इस तरह से हम बीते हुए समय की बहुत ही साफ विविध तस्वीर काफी कॉन्फिडेंस के साथ बना सकते हैं। मंदिरों में अक्सर इंस्क्रिप्शंस, अभिलेख भी मिलते हैं। भारत का इतिहास समझने में ये बहुत काम आए हैं। इन इंस्क्रिप्शंस पर कभी मंदिर बनवाने वाले के बारे में, कभी उस घटना के बारे में जिससे प्रेरित होकर मंदिर बनवाया गया हो, जैसे कि कोई युद्ध जीतने के बाद किसी राजा ने मंदिर बनवाया हो। कभी उस समय के राजा या दूसरे महत्वपूर्ण लोगों के बारे में बातें लिखी होती हैं, जिससे ऐतिहासिक लोगों और घटनाओं के बारे में समझा जा सकता है। और कभी कभी सिर्फ राजा रानियों की कहानियां ही नहीं, बल्कि आम लोगों के बारे में भी जानकारी मिल जाती है। जैसे कि कर्नाटका में होयसड़ा वंश के शासनकाल के कई मंदिरों में बहुत सुंदर मूर्तियां हैं और उनमें से कईयों पर मूर्तिकार का नाम लिखा है। ऐसे कलाकारों के नाम अक्सर ही इतिहास में गुम हो जाते हैं, लेकिन इन लोगों ने अपनी रचना पर अपना सिग्नेचर छोड़ा है, तो हमें इन कलाकारों के नाम भी पता है। पुरातत्व से आगे बढ़ते हैं तो इतिहास को समझने में लैंग्वेजेस की स्टडी से भी मदद मिलती है। और मैं लिखित स्रोतों और उनकी भाषा को जानने की बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि लिंग्विस्टिक्स की बात कर रही हूँ, भाषाओं की साइंटिफिक स्टडी। लिंग्विस्टिक्स से हमें पता चलता है कि भाषाएं एक दूसरे से कैसे संबंधित है और उनका विकास कैसे हुआ है। भाषाओं की स्टडी से हमें पता है कि संस्कृत और उत्तर भारत की कई भाषाएं वेस्ट एशिया और यूरोप की कई भाषाओं से जुड़ी हुई हैं। उत्तर भारत की कई भाषाएं इंडो आर्यन भाषा परिवार का हिस्सा हैं, जो कि उससे बड़े इंडो ईरानियन भाषा परिवार का हिस्सा है, जो कि उससे भी विस्तृत इंडो यूरोपियन भाषा परिवार का हिस्सा है। तो अगर पिता, पेदार और फादर जैसे शब्द मिलते जुलते लगते हैं तो वह कोइंसिडेंस नहीं है, इसमें हमारे इतिहास की कहानी छिपी हुई है।
दक्षिण भारत की भाषाएं एक दूसरे भाषा परिवार से हैं जिन्हें द्रविड़ भाषा परिवार कहते हैं। एक तरफ इंडो आर्यन भाषाओं का इंडो ईरानियन और इंडो यूरोपियन भाषाओं से संबंध इस थ्योरी को मजबूत करता है कि उत्तर भारत में किसी ऐसे क्षेत्र से किसी समय माइग्रेशन हुआ जहां की भाषा से ये सभी भाषाएं निकली हैं। दूसरी तरफ संस्कृत और उससे निकली भाषाओं में दूसरी इंडो ईरानियन और इंडो यूरोपियन भाषाओं से अलग बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जिससे पता चलता है कि काफी पहले संस्कृत पर भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली द्रविड़ भाषाओं का असर पड़ गया था। ट, ण, मूर्धन्य ण, मूर्धन्य श षटकोण वाला ऐसे साउंड संस्कृत में संभवतः द्रविड़ भाषाओं से आए। इससे ऐसा लगता है कि जब संस्कृत भाषी वैदिक आर्य लोग उत्तर पश्चिमी भारत में पहुंचे तो उन जगहों पर उन्हें द्रविड़ भाषाएं बोलने वाले लोकल लोग मिले होंगे और दोनों संस्कृतियों का सम्मिश्रण हुआ होगा। श्रीलंका में बोली जाने वाली सिंहली भाषा भी इंडो आर्यन भाषा परिवार का हिस्सा है, हालांकि वह द्रविड़ भाषी दक्षिण भारत से ज्यादा नजदीक है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां पर किसी समय में उत्तर भारत के किसी क्षेत्र से माइग्रेशन हुआ होगा। सिर्फ भाषाओं के बेसिस पर ये थोड़ी कमजोर थ्योरीज होंगी क्योंकि भाषाएं बिना लोगों के माइग्रेशन के भी फैल सकती हैं। जैसे कि भारत में आज अंग्रेजी एक महत्वपूर्ण भाषा है, लेकिन अंग्रेज भारत में रहे नहीं। भाषाओं से हमेशा ये भी पता नहीं चलता कि किस डायरेक्शन में माइग्रेशन हुआ, लेकिन अब जेनेटिक रिसर्च से भी हमें इतिहास को समझने में मदद मिलती है। खास करके पिछले 1-1.5 दशकों में हमें जो इंसानों के पुराने अवशेष मिलते हैं उनसे भी जीन एक्सट्रैक्ट करके उनकी स्टडी करने में हम समर्थ हो गए हैं और इंसानों की जीन्स में इतिहास बड़े रिलायबल तरीके से छिपा है। आज की तारीख में जेनेटिक स्टडी करने वाले लोग स्पेसिफिक जीन मार्कर से ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी पॉपुलेशन किस पॉपुलेशन से कैसे संबंधित है, कितने समय पहले कोई एक पॉपुलेशन दूसरे से अलग हुई, किसी पॉपुलेशन में मेल और फीमेल पॉपुलेशन की अपनी अपनी क्या हिस्ट्री है इत्यादि। इससे हमें लोगों के माइग्रेशन के पैटर्न के बारे में पता चलता है और लिंग्विस्टिक्स से भारतीय इतिहास की जो थ्योरी बनी थी उसे जेनेटिक स्टडी से और भी बल मिला है। जियोलॉजी, जिसमें हम अर्थ और उसके मटेरियल्स की साइंटिफिक स्टडी करते हैं। पैलियोंटोलॉजी, जिसमें हम फॉसिल्स और पुराने जीव जंतुओं की स्टडी करते हैं। एक नजर में तो मानव इतिहास से संबंधित सब्जेक्ट्स नहीं लगते हैं और शुरुआत के इतिहासकारों ने हिस्ट्री की स्टडी को वहीं से शुरू किया जहां से लिखित स्रोत उपलब्ध थे। लेकिन जब हम किसी सवाल का जवाब चाहते हैं तो उसे पाने में अलग अलग सब्जेक्ट्स की बाउंड्रीज बहुत जल्दी इररेलेवेंट हो जाती है। जब हम अपना इतिहास समझना चाहते हैं तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि लिखित स्रोतों से जितना समझने को मिला उससे ही हम संतुष्ट हो जाए। हम पुरातत्व पर गए, हम लिंग्विस्टिक्स पर गए, हमने भूली बिसरी भाषाएं और लिपियां पढ़नी समझनी सीखी, जेनेटिक्स को इंटरप्रेट करना शुरू किया, तो वहीं पर रुकना क्यों जरूरी है? अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री भी हमें ह्यूमन हिस्ट्री समझने में मदद करती है। जीन्स की स्टडी से अगर हमें ये पता चलता है कि किस समय कहाँ के लोग कहाँ जाकर बस गए थे, तो अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री हमें ये समझने में मदद करती है कि दुनिया के किस हिस्से का इन्वायरमेंट कब कैसा था। जैसे कि अगर जेनेटिक्स से लगता है कि इस एरिया के लोग 20,000 साल पहले जाकर उस एरिया में बस गए, लेकिन उनके बीच में आज एक बड़ा भयानक घना जंगल देखने को मिलता है, तो पूरी कहानी इमेजिन करना मुश्किल होता है। लोग ये इतना खतरनाक जंगल पार करके क्यों उधर आए होंगे? लेकिन जियोलॉजिकल हिस्ट्री से पता चल सकता है कि 20,000 साल पहले वहां जंगल नहीं, घास का मैदान था और शायद पहले वाले एरिया में उस समय सूखा पड़ा था, लेकिन दूसरे एरिया से एक भरी नदी गुजरती थी। आज हो सकता है उस नदी का रास्ता भी बदल गया हो, लेकिन उस समय की सिचुएशन पता होने से पूरी कहानी क्लियर हो जाती है कि लोगों ने शायद सूखे से बचने के लिए पहली जगह छोड़ी। घास के मैदान को पशुओं के साथ पार करना ज्यादा मुश्किल नहीं था और दूसरे एरिया में उन्हें खेती करने के ऑप्शंस दिखे नदी की वजह से, इसलिए वे वहां बस गए होंगे। पैलियोंटोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स भी हमें इंसान कैसे एनवायरनमेंट में थे ये समझने में मदद कर सकते हैं और जियोलॉजी की तरह इतिहास को मीनिंगफुल बना सकते हैं। पैलियोंटोलॉजी का एक मेजर कंट्रीब्यूशन वैसे इवोल्यूशन को समझने में है। इवोल्यूशन पर हमने पहले एक पूरा एपिसोड किया हुआ है, लेकिन हिस्ट्री समझने के लिए भी इवोल्यूशन मुझे एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट लगता है। इतिहास के साथ हमारे कई धार्मिक विचारों की वैलिडिटी भी जुड़ी होती है और ये इतिहास को कई बार मिस्टेक बना देती है। जैसे कि पुराने जमाने में कुछ ऐसा हुआ हुआ जो आज हम देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते, एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। जैसे कि बाइबल में क्रिएशन की कहानी है, उसके हिसाब से हमारी दुनिया 6,000 साल से ज्यादा पुरानी नहीं हो सकती। दूसरी ओर भारत में हम अक्सर ही अनादि अनंत चीजों की बातें करते हैं, वेदों का कोई उद्गम नहीं है या हमारी सभ्यता करोड़ों साल पुरानी है वगैरह वगैरह। पैलियोंटोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स और इवोल्यूशन जैसी थ्योरीज इस मिस्टिसिज्म को खत्म करने में मदद करती हैं और हमें इतिहास को ज्यादा नॉर्मल रियलिस्टिक तरीके से स्टडी करने का कॉन्फिडेंस देती है।
हमें पता है कि हमारी स्पीशीज का इवोल्यूशन लगभग 2 लाख साल पहले अफ्रीका में हुआ था। पैलियोंटोलॉजी, जेनेटिक्स और बाद के समय में भाषाओं की स्टडीज हमें ये समझने में मदद करती है कि इंसान दुनिया के किस हिस्से में कब पहुंचे, वहां किन दूसरी स्पीशीज का सामना हुआ और सिर्फ पहली बार ही नहीं बल्कि बाद में भी माइग्रेशन कैसे कैसे हुए। तो इससे इतिहास मिस्टिक नहीं रह जाता, ज्यादा रियल बन जाता है। ये सब सिर्फ उदाहरण थे, और भी कई सब्जेक्ट्स हैं और उन सब्जेक्ट्स में कई तरह के टूल्स हैं जिनका इस्तेमाल करके हम अपने इतिहास के बारे में पता लगाते हैं। हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट करना भी एक साइंटिफिक काम है, इसलिए इस एपिसोड का नाम साइंस ऑफ हिस्ट्री है। जैसा कि हमने साइंस और साइंटिफिक मेथड वाले एपिसोड में देखा था कि साइंस एविडेंस पर काम करता है, और इस वजह से जैसे जैसे नए एविडेंस आते हैं हमारी समझ बदलती जाती है। समय के साथ कुछ थ्योरीज को ज्यादा एविडेंस मिलते हैं और वह ज्यादा मजबूत हो जाती है, दूसरी थ्योरीज गलत साबित हो जाती हैं। जैसे कि लिंग्विस्टिक्स से भारत में माइग्रेशन की जो थ्योरीज बनी थी वो जेनेटिक एविडेंस आने से काफी हद तक सच साबित हुई है, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती अवशेषों से ऐसी थ्योरीज बनी थी कि वह एक पूरी तरह से इगैलिटेरियन सोसाइटी थी जिसमें सभी लोग एक ही जैसे घरों में रहते थे, सभी बराबर थे। कोई धार्मिक या राजनीतिक शासक नहीं था जिसकी हैसियत बाकी लोगों से बड़ी हो। यह भी माना जाता था कि उन्हें युद्धों का डर नहीं था क्योंकि किले जैसी चीजें नहीं मिली। लेकिन इनमें से कई बातें नए पुरातत्व के एविडेंस से ही गलत साबित हुई। ऐसे शहरों के अवशेष मिले जहां अलग अलग तरह के घर शहर के अलग अलग हिस्सों में थे। महल और राजनीतिक केंद्र जैसी इमारतें भी मिली। शहर के सबसे महत्वपूर्ण लोगों के हिस्सों की हिफाजत के लिए खड़ी हुई मोटी मोटी दीवारें भी मिली। अब तक के एविडेंस से ना तो दुनिया बाइबल की तरह से बस 6000 साल पुरानी है, ना ही भारत या कहीं और कोई भी मानव सभ्यता करोड़ों साल पुरानी है। मोटा मोटा टाइमलाइन देखें तो 2 लाख साल पहले हमारी स्पीशीज अफ्रीका में इवॉल्व हुई। 1 लाख से 50,000 साल पहले दुनिया के कई और हिस्सों में माइग्रेट हुई। लगभग 10,000 साल पहले अलग अलग जगहों पर खेती करना सीखा। 8,000 साल पहले, जिसको हम अलग अलग सभ्यताओं का नाम देते हैं, उनका उदय शुरू हुआ। भारत में 6,000 साल पहले, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, उसके निशान दिखे। 4,000 से 3,500 साल पहले संस्कृत भाषी वैदिक आर्य लोग, ज्यादातर सिर्फ पुरुष, उत्तर पश्चिमी भारत में आए और लगभग उस समय ऋग्वेद की रचना हुई। 3,000 साल पहले शायद वेदों को पहली बार लिखकर संग्रहित किया गया। इस समय तक संस्कृत पर द्रविड़ भाषाओं का असर ऑलरेडी दिख रहा था। उसके बाद ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषदों की रचना हुई। लगभग 2600 साल पहले उपनिषद और उससे प्रभावित कई तरह के नए विचार उभरे जो वेदों से काफी अलग थे, जिसमें से बौद्ध धर्म और जैन धर्म आज तक सर्वाइव करते हैं। इतने समय में वैदिक धर्म में कई परिवर्तन हो चुके थे और कई होने वाले थे। लगभग 1700-1800 साल पहले गुप्त काल में इस धर्म का स्वरूप आज जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं उससे काफी मिलता जुलता हो चुका था, लेकिन अभी भी भक्ति काल, रामचरितमानस इत्यादि आने बाकी थे। पुराणों की रचना इस समय चल रही थी और काफी आगे तक चलती रही। इसके आगे की हिस्ट्री की और बात नहीं करूंगी क्योंकि हिस्ट्री पर लेक्चर देना मेरा उद्देश्य नहीं है। हिस्ट्री को डीमिस्टिफाई करना मेरा उद्देश्य है। हमारे पूर्वज हमारी तरह ही इंसान थे। वो किसी अलग मैजिकल दुनिया में नहीं रहते थे जहाँ मिट्टी से इंसान बनते हों, देवी देवता आसमान से उतरते हों या पाताल से राक्षस निकलते हों। दुनिया अलग जरूर थी, क्लाइमेट अलग रहा होगा, कितनी दूर हम इतिहास में देख रहे हैं उसके हिसाब से पेड़ पौधे पशु पक्षी अलग रहे होंगे, दुनिया की साइंटिफिक समझ और दुनिया पर उनका कंट्रोल कम रहा होगा, लेकिन दुनिया तब भी उन्हीं नियमों से चलती थी जिनसे आज चलती है। पृथ्वी तब भी सूरज के चारों तरफ घूमती थी, ग्रेविटी तब भी थी, लोग वैसे ही पैदा होते और मरते थे जैसे आज करते हैं। हिस्ट्री मिस्टिक नहीं है, हिस्ट्री मैजिकल भी नहीं है। अगर मैजिकल कुछ है तो आज की दुनिया, जहां साइंस हमें काफी एक्यूरेटली वो हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट करने के टूल्स देता है जो हमने खुद नहीं देखी है। खैर, मैजिकल ना भी हो तो भी कई मजेदार चीजें थी, एटलीस्ट मुझे लगती हैं, इसलिए एपिसोड काफी लंबा हो गया, लेकिन हमेशा की तरह कई सारे सिंप्लीफिकेशंस हैं इसमें, तो इतिहासकार और वैज्ञानिक लोग भूल चूक माफ करें। धन्यवाद।